नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने तिरंगा इन तवांग नामक पहली रंगमंचीय प्रस्तुति में भाग लिया। नाटक का मंचन मोनपा आर्टिस्ट फोरम द्वारा सानपा नोरबू के निर्देशन में किया गया। सामुदायिक कल्याण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, नामसाई और लोहित जिलों में बहुस्थान दान अभियान शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। राज्य में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। भारत और अमेरिका पैक्स सिलिका के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने और व्यापार, आर्थिक तथा तकनीकी संबंधों को विस्तार देने पर सहमत हुए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में श्री हरिवंश का कार्यकाल कल समाप्त हो गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने के बाद श्री हरिवंश ने मनोनीत किया गया है। गृह मंत्रालय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में कहा गया है कि राज्य में सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर वे 7वें वेतन आयोग और समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए श्री शाह ने कहा है कि जनता भयभीत और निराश है और दिल से बदलाव चाहती है। ये संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। श्री शाह ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक रचनात्मक विकास के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आज भाजपा राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में काम कर रही है। श्री शाह ने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सरकार घुसपैठ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएगी। श्री शाह ने कहा है कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करें। श्री अमित शाह ने कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगी श्रमिकों को महंगाई भत्ता यानी डीए सुनिश्चित किया जाएगा और नई भाजपा सरकार के तहत प्रत्येक कर्मचारी के सम्मान को बनाए रखने के लिए 45 दिन के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। श्री शाह ने वादा किया है कि भाजपा के सत्ता में आने पर सरकार प्रत्येक महिला के बैंक खातों में भी 3,000 रुपये जमा करेगी। श्री शाह ने पुलिस बल सहित बंगाल की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का भी वादा किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने गुरुवार को तिरंगा इन तवांग नामक पहली रंगमंचीय प्रस्तुति में भाग लिया। इस नाटक का मंचन मोनपा आर्टिस्ट फोरम द्वारा सानपा नोरबू के निर्देशन में किया गया। इस नाटक प्रस्तुति में मेजर खातिंग के ऐतिहासिक यात्रा का जीवंत और प्रभावशाली चित्रण किया गया, जिसके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने तवांग को भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर राज्यपाल ने पूर्वोत्तर भारत के महान सपूत मेजर रांगलानाव खातिंग को स्नेहपूर्वक याद किया, जिन्होंने 14 फरवरी 1991 को तवांग में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो इस क्षेत्र में इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कलाकारों को प्रोत्साहित करते हुए बताया है कि इस नाटक को राज्य और देश भर में प्रस्तुत करने की योजना है, ताकि भारत के क्षेत्रीय एकीकरण के इस महत्वपूर्ण अध्याय को व्यापक रूप से दिखाया जा सके। शिमला सम्मेलन को याद करते हुए उन्होंने दोहराया है कि तवांग हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है।
सामुदायिक कल्याण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ईटानगर, नामसाई और लोहित जिलों में बहुस्थान दान अभियान शुरू किया। ये पहल कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी के जन्मदिन के अवसर पर की गई है, जिसके तहत मुख्य लाभार्थियों में ईटानगर स्थित दीपक नाबाम लिविंग होम, नामसाई स्थित नशा मुक्त केंद्र, प्रोडिगल कम्यून, लेखी स्थित अरुणाचल कैट्स एंड डॉग्स रेस्क्यू शामिल है। इसके अतिरिक्त लोहित जिले के परशुराम कुंड में लगभग 300 गाय के लिए चारा तथा मंदिर कर्मचारियों के लिए भी राशन उपलब्ध कराया गया है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इस चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी प्रमुख उम्मीदवारों में से है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से जले हुए नोटों के ढेर मिलने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चल रही है। पिछले वर्ष 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों का ढेर मिलने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विप्लव एम पंचोली की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। इसमें एक बच्चे वाले परिवार को आर्थिक प्रोत्साहन देने से जुड़ी नीतियां बनाने के लिए भी केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। जनगणना 2027 के पहले चरण में अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया है। भारत के महापंजीकीय ने कहा है कि ये जनगणना के लिए एक डिजिटल पहल में बढ़ती जनभागीदारी को दर्शाता है। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। स्वगणना सुविधा 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगा। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। ये चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण का डेटा एकत्र करना है। चंपारण सत्याग्रह की आज 108वीं वर्षगांठ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता संग्राम का ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1917 में इसी दिन बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया गया था। ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा दमकनकारी 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। ये देश में महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी था। स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के लगातार आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और किसानों की उस समय की स्थिति की विस्तार से पड़ताल की। तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने महात्मा गांधी से इलाके को तत्काल छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और अहिंसक आंदोलन के माध्यम से किसानों को संगठित किया और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति का गठन हुआ। गांधी जी को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया। यह आंदोलन सफल रहा और वर्ष 1918 में जबरन नील की खेती की प्रथा समाप्त कर दी गई। चंपारण सत्याग्रह ने न केवल किसानों को न्याय दिलाया, बल्कि गांधी जी को एक जन नेता के रूप में स्थापित किया और भारत के व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और अमेरिका पैक्स सिलिका के अंतर्गत सहयोग को बढ़ाने और एआई तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित व्यापक आर्थिक और तकनीकी समझौतों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश अवर सचिव जैकब एस हेलबर्ग के बीच हुई चर्चा में इन विषयों पर विचार विमर्श किया गया। भारत ने फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका में शामिल होकर अमेरिका के साथ ऐतिहासिक तकनीकी समझौता किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया संकट के बीच मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उसके साथ तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़े समझौतों को अंतिम रूप दे रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट ने विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी के महत्व को उजागर किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।